हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो किन के लिए? वो बच्चे जो अभी अभी 11th से 12th में आए हैं, वो बच्चे जिनके पास साइंस है, वो बच्चे जिन्होंने 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ी है और फिजिक्स पढ़ने के बाद लगा अबे इससे तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर बड़ा मजा भी आ रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे उसके अंदर मार्क्स जो है उनके अच्छे या एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें करना है, आज एक बार से डिस्कशन करते हैं कि क्या सिलेबस है हमारा क्लास 12th का और किस तरह से हम इसके आगे चल सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। देखो, हाय एवरीवन, मैं सुनील आंगरा। लगभग 25 साल से भी ऊपर टाइम हो गया भाई मुझे पढ़ाते हुए फिजिक्स। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आता ही होगा कि एक्सपीरियंस से हमने इतना कुछ इकट्ठा कर लिया होगा आपके लिए जो आपके बहुत काम का है। ठीक है, सीखोगे समझोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। देखो, सबसे पहले आज की सिलेबस डिस्कशन में हमें क्या करना है? हमें पहले तो ये याद रखना है कि जो एक मिथ है जो चलती आ रही है, 11th डिफिकल्ट होती है, 12th आसान होती है ना? ये एक मिथ चलती आती है, ध्यान में रखिएगा। बड़ा क्लियरली बता देता हूं, इट इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। 11th से 12th हमेशा ज्यादा डिफिकल्ट है। रीजन पे आपको बता देता हूं क्या है, कि यहाँ जो सिलेबस है वो सिलेबस 11th से कहीं ज्यादा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो आपको बहुत ब्रॉडली करनी पड़ती है, क्योंकि अब आपने बोर्ड का एग्जाम देना है, तो वहां पर सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, उसके बैक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड नहीं आता है। आपका दिमाग इतना खुला खुला होना चाहिए कि आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, दूसरी बात, 11th क्लास में हमें डिफिकल्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि 10th से जब आप 11th में आते हो तो वहां पर आपका एक स्ट्रीम चेंज होती है। वो सब्जेक्ट जो आपने जरा जरा से पढ़े होते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि मतलब आपको पता लग ही गया होगा कि जो साइंस की एक जरा सी बुक होती थी क्लास 10th में, उससे 3 टाइम्स तो एक सब्जेक्ट की बुक हो जाती है ना? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, डिस्कशंस बहुत ज्यादा हैं, सीखना बहुत ज्यादा है, एक छोटे से कॉन्सेप्ट की डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो हमें यहाँ पर डेप्थ में पढ़ाई करनी है। हो सकता है कुछ बच्चों के मार्क्स भी ठीक ठाक से आ गए हों, लेकिन आप अपने आप को एनालाइज करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमने ज्यादातर चीजें रट के रखी हैं वहां पर बेसिकली, और वहां लिख के आ गए हैं, और उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा हमें चीजें समझ में आई नहीं है बेसिकली। ठीक है, क्लास 11th और 12th के सिलेबस के अंदर पहले कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन देखो इतना है जी, बेसिक्स तो चाहिए। 11th क्लास के बेसिक्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। आपको बेसिकली वेक्टर्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको बेसिकली जो हमने इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, सॉरी डेरिवेटिव्स वगैरह पढ़े थे उनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए, एक और चीज, जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स जो काइनेमैटिक्स के थे, बेसिक्स जो डायनामिक्स में थे, मतलब बेसिकली पहले 3 4 5 6 चैप्टर्स की बात कर रहे हैं हम, वो जो चैप्टर्स हैं वो तो बेसिक्स हैं जी फिजिक्स का, क्योंकि वो सेम कॉन्सेप्ट तो हर जगह पर अप्लाई होते हैं। वो जरूरी नहीं है कि मैकेनिक्स में ही अप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, तो वो नॉलेज तो हमें चाहिए ही चाहिए। हाँ, अगर सेकंड टर्म का जो सेकंड बुक का जो सिलेबस था, अगर उसमें आपको लगता है कि हमारा हाथ थोड़ा तंग रह गया, जैसे लिक्विड्स वाला चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर, तो वो चैप्टर्स की जरूरत उन लोगों को ज्यादा है जो कंपटीशन प्रिपेयर कर रहे हैं, जो नीट का एग्जाम देंगे या फिर जेईई मेंस का एग्जाम देंगे। उन लोगों को तो वो चैप्टर्स भी दोबारा से अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, वरना तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप कम सिलेबस के साथ अगर एग्जाम देने जाओगे तो आप कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो उनको तो वो पढ़ना ही है, वो तो दैट इज ऑफ श्योर। बट अदरवाइज जो लोग सीबीएसई बेस्ड जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सीबीएसई बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बोर्ड एग्जाम देना है, तो उनके लिए सिर्फ बेसिक्स 11th क्लास से लेके उठा के आने हैं, और उसके बाद में 12th को आप एक फ्रेश बिगनिंग की तरह पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये सोच लो कि ये मत सोचिएगा कि 11th नहीं आती तो 12th बहुत खराब हो जाएगी। बेसिक्स आते हैं, चीजें अगर थॉरली आपको डेरिवेशंस वगैरह नहीं भी याद हैं तो आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इस इंट्रोडक्शन के साथ, इस चीज के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि 12th क्लास का सिलेबस क्या है और उसको समझते हैं। ठीक है, राइट। अगर हम बात करें अब हम सिलेबस की क्लास 12th की फिजिक्स के लिए, तो इसके अंदर जैसे 11th में था वैसे 2 बुक्स हैं, और फर्स्ट बुक के अंदर हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कंटेंट है। सेकेंड बुक के अंदर
ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। मेजरली आप पूरे सिलेबस को इन 3-4 पार्ट में या 4 या 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, तो चैप्टर वन के अंदर चैप्टर वन का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फोर्सेस। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, वो किस तरह से बिहेव करता है वो हमें पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। फोर्स किस तरह से दो चार्जेस आपस में एक दूसरे से एक्सपीरियंस करते हैं, किस तरह से बहुत सारे चार्जेस जब एक जगह हों तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, किस तरह से डिफरेंट शेप के ऊपर ये फोर्स जो है वो एक्सर्ट करते हैं, और उस तरह से हमें फोर्स की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इसके अंदर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसमें मेजरली हम कूलम्स लॉ करेंगे और सुपरपोजिशन पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। बाकी देखो डिटेलिंग आपको जब चैप्टर पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखो हमें इसके अंदर जो इंट्रोड्यूस करना है वो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिकली कोई भी फील्ड कॉन्सेप्ट की तरह है, जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था। अगर आपको ग्रेविटेशन वाला चैप्टर अच्छे से आता है तो ये जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है 12th के, ठीक है, तो वो आपके बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। ज्यादातर कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड और फोर्स और पोटेंशियल की बात हो रही थी। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स और पोटेंशियल की बात करेंगे। तो इसलिए जिन बच्चों का भी 11th क्लास ग्रेविटेशन अच्छा था तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत इजी होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो रेंज ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको बहुत कंसंट्रेट होकर डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन जो आपने 11th पे पढ़ा था। अब इसके बाद में देखते हैं चैप्टर टू जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के ऊपर बेस्ड है। दो टॉपिक है। पोटेंशियल लगभग वैसे ही है जैसे आपने 11th में पढ़ा था, बस थोड़ी सी चीजों का और ध्यान रखना है एडिशनल आपको। और कैपेसिटेंस आपके लिए एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कैपेसिटर जो डिवाइस होती है या फिर क्या बोलना चाहिए, वो किस तरह से वर्क करता है या क्या उसके प्रिंसिपल होते हैं, वो सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप आते हैं चैप्टर थ्री पे। चैप्टर थ्री करंट इलेक्ट्रिसिटी है। बहुत सारी चीजें आपको फेमिलियर लगेंगी क्योंकि आप क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए हो ऑलरेडी। तो लगेगा आपको कि काफी कुछ हमने पहले से भी पढ़ा हुआ है ना। वही ओम्स लॉ है, वही हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज पैरेलल के अंदर, ठीक है। करंट कैसे डिवाइड होता है, वोल्टेज कैसे डिवाइड होती है, ठीक है। ओम्स लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं। लेकिन अब चेंजेस क्या आएंगे, इन्हीं सब चीजों की अब डेरिवेशंस भी आएंगी, है ना। आपको कॉन्सेप्ट तो आना ही है, उनकी डेरिवेशंस भी आएंगी। तो वो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में करना है। उसके अलावा बहुत सारी नए टर्म्स भी आएंगे, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, जैसे और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो आप जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है, जिसमें पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, ठीक है। तो ये सब चीजें काम की हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज देती हैं आपको, जो आपके काम आएंगी, ठीक है। तो ये आपको करना है। जो हमारे पास चैप्टर थ्री हमारे पास सॉरी फोर हमारे पास जो स्टार्ट होगा वो मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट भी आपने इसका इंट्रोडक्शन क्लास 10 में जो है वो पढ़ा हुआ है। तो उसी के कॉन्सेप्ट्स हैं, हायर कॉन्सेप्ट्स हैं। उनको डेरिवेशन के बेसिस पे देखा गया है, हर चीज को डिराइव करके प्रूव किया गया है। लगभग वो चीजें आपने 10th में सुनी हुई है, लेकिन बस एक बहुत बेसिक लेवल पे। तो उनका एडवांस वर्जन है और नए टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें बायट सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशंस का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ से हम बहुत अच्छी चीज डिफाइन करेंगे कि जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन है जो एसआई यूनिट्स में आती है, वो हम इस चैप्टर में डिफाइन करेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है वो 12th क्लास का वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है जुड़ते हैं, और इसीलिए ये कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बड़ा ध्यान में रखिएगा, इस चैप्टर पे बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बेसिकली मैग्नेटिज्म है, ठीक है। मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वहां पर वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसके अंदर जितनी भी डेरिवेशंस वगैरह हैं, ठीक है, या कुछ है, तो वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे वो एग्जाम में एज इट इज
जिसको बोलना चाहिए डेरिवेशन के फॉर्म में कम आती हैं, लेकिन न्यूमेरिकल करते समय उनका यूज होता है, इसलिए उनको पढ़ना है आपको। डेरिवेशन फुल फ्लेज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रटना वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, ज्यादातर बच्चे डेरिवेशन सिर्फ रटते हैं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, तो उसको याद रखने वाले बहुत ही कम बच्चे हैं। ठीक है, तो जरा समझ के कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आएगा वो है जो चैप्टर नंबर 6, वो होगा हमारे पास क्या, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होगा कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट प्रोड्यूस होता है, वो यहाँ पर हमने पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर, और उसके ऊपर बेस्ड फिनोमिना है म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, और डिवाइसेस हैं किस तरह से उनके ऊपर बेस जो है वो डिवाइसेस वर्क करती हैं, जिसमें हमारे पास बेसिक जो आ जाता है वो ट्रांसफार्मर हो जाता है या एसी जनरेटर हो जाता है। एसी जनरेटर एक्चुअली में अगले चैप्टर के बाद ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो डिवाइसेस, मेरा मानना तो ये है कि आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी कंप्लीट कर लेंगे तो ट्रांसफार्मर और जो एसी जनरेटर है वो उसके बाद पढ़ें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि इसके बाद का जो चैप्टर नंबर 7 होगा वो होगा ऑल्टरनेटिंग करंट्स। तो ऑल्टरनेटिंग करंट्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उसके वेरियस फॉर्म्स पढ़ने हैं, कैसे कैसे हम चीजों को बेसिकली किस तरह से हम ये प्रूव करेंगे कि ये एसी है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो साइन्यूसॉइडल होता है, उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली वेरी होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है उसके अंदर। डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर है 100%, यानी 80% सिर्फ डेरिवेशन, 20% कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इसके इजी होते हैं, लेकिन फॉर्मूले सारे याद होंगे, आपको पता होगा कौन सी फॉर्मूले जो है कहाँ पर एप्लीकेबल है, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाते हो। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट चैप्टर, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर जो है वो हमारे पास चैप्टर 8 आ गया, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे प्रोड्यूस होती हैं उसके बारे में हमें समझाया गया है, पढ़ाया गया है। क्योंकि अब हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पूरे पढ़ चुके हैं, तो उनके ही कोऑर्डिनेशन के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, तो इसलिए इसको हमने फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर जो है वो बना दिया है। ठीक है, तो दिस इज बुक 1। बुक 1 इज अराउंड मतलब अगर हम नॉर्मल सिलेबस की बात करें तो 50% ही सिलेबस है। ठीक है, लेकिन आप ये समझ के चलो, अगर मैं बुक 1 और बुक 2 को डिवाइड करूं टाइम के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से अगर फर्स्ट बुक में 5 मंथ्स लगते हैं करने के लिए, तो सेकंड बुक में 2-2.5 मंथ्स लगेंगे टोटल सिलेबस को, अगर अच्छे से करने की बात की जाए। ठीक है, वन टाइम की बात कर रहा हूँ विदाउट रिवीजन। तो आप ये सोच के चलो सेकंड बुक के अंदर हमारे पास 2-3 चैप्टर ही है जो टाइम कंज्यूमिंग है, अदरवाइज बहुत छोटे छोटे और बहुत ही इजी चैप्टर है। कौन से, वो अब बात करते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन उसके अंदर ऑप्टिक्स है, जिसके अंदर दो चीजें आती है, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। फर्स्ट चैप्टर रे ऑप्टिक्स है, मतलब बुक का, जिसको 9 चैप्टर बोलेंगे। तो उस 9th चैप्टर में आपके पास बेसिकली वही रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके ऊपर बेसिक फिनोमिना जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह हो गया। ठीक है, वही सारे के सारे फिनोमिना है, बट अब डेरिवेशंस के साथ है फिर से। ठीक है, वो चीजें हमें अब याद रखनी है। उसके बाद में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें हमने माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह पढ़ने हैं। ठीक है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पढ़ना है, मिरर्स और लेंसेज की प्रॉपर्टीज और उनके फॉर्मूले करने हैं। ठीक है, तो ये चीजें, ये भी बहुत सारी डेरिवेशंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बट इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने इसका बहुत सारी चीजें जो है वो पहले पढ़ी हुई होती है, तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है आपको। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 10। अब ये है तो ऑप्टिक्स, लेकिन आपके लिए ये बिल्कुल नया पार्ट हो जाएगा। नया पार्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम वेव नेचर ऑफ लाइट का यूज करके कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तीन चीजें जो है वो हमने इसके अंदर पढ़नी है डिटेलिंग में। तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, जब चैप्टर आएगा तभी आपको क्लियर होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है या जो बंडल आता है वो है मॉडर्न फिजिक्स, फिजिक्स का, जो कि अगर देखा जाए वो बहुत सारी चीजें आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी हैं, जिसमें हमारे पास चैप्टर्स हैं एटम्स, न्यूक्लियाई और डुअल नेचर। तीन चीजें हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस।
तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस आएगा, जिसमें हमने बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और डी ब्रॉगली वेव्स के बारे में पढ़ना है। दो ही टॉपिक हैं उसके अंदर मेजरली। उसके बाद में एटम्स और न्यूक्लियर वाले पार्ट में देखो हमारे पास जो मेन चीजें हैं, हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, यानी एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। बेसिकली क्या होता है, जिसमें रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, उनकी डेरिवेशन पार्ट्स भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास जो इसमें पढ़ना है वो रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। हमने अल्फा बीटा गामा डिकेज के बारे में पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़नी है। तो ये वाला पार्ट हो गया। इजी पार्ट है, अच्छे मार्क्स देता है आपको, ठीक है। क्वेश्चंस भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से याद कर लिए तो आपका काम हो जाता है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास जो चैप्टर इसके बाद में, वो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यानी कि ये आपकी इंट्रोडक्शन हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। अब आप एंटर कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। जो अभी तक हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कैसे जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक नए वर्ल्ड के अंदर जो आज इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बेस्ड है, तो उसका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया जाता है। ये उन बच्चों को बहुत काम आता है जो बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर इंजीनियरिंग करने जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो होता है, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं बेसिकली जो हमें करने हैं। देखो एक चैप्टर पहले हुआ करता था कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ठीक है, जिसमें हम कम्युनिकेशन के बेसिक्स पढ़ते थे, और पिछले 2 साल से तो वो एलिमिनेट किया हुआ है इन लोगों ने जब कोविड के केस में। तो अब नया सिलेबस जैसे ही आता है तभी हमें पता लगेगा कि उसके अंदर क्या क्या है। तो आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, देखो मैंने आपको अभी वेटेज नहीं दी है, आपको मैंने टॉपिक्स वैसे नहीं बताया है कि इस चैप्टर में क्या क्या, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद में कि क्या क्या डिलीट या क्या क्या इनमें इसमें पढ़ना है। उसका रीजन ये है कि जब तक सीबीएसई इस 22-23 के लिए सिलेबस रिलीज नहीं करता तब तक हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब वो हमारे पास सिलेबस आ जाएगा, ठीक है, तो हमें उसके बारे में बात करनी होगी। मैं बात सीबीएसई के लिए कर रहा हूँ, कॉम्पिटिशन्स के लिए तो आपको सब कुछ करना है। 11th और 12th का कोई भी टॉपिक जो है वो डिलीटेड नहीं है फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिशन्स, इट कैन बी इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है, बहुत क्लियर है। ऑलराइट बच्चों, तो मैंने आपको बेसिकली एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि किस तरह से आपको अपना सिलेबस पढ़ना है। प्लीज बिल्कुल लाइट मत लीजिएगा, कुछ नहीं पता अभी आने वाले टाइम में कोई एक और वेव आ जाए, आपको फिर से घर में बैठ के काम करना पड़े। तो अपनी लाइफ है उसको अच्छे से समझो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए पढ़ रहा हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मुझे मतलब बेसिकली कोई इंजेक्शन लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है पढ़ने के लिए। आपको ये काम अपने लिए करना है, अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए करना है, अपने अच्छे करियर के लिए करना है। जब आप आगे कंपनीज में जाओगे, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि वो लोग सिर्फ नॉलेज ही चेक करते हैं। अगर आप आईआईटीएन भी हैं लेकिन किसी कंपनी को रिजल्ट प्रोड्यूस करके नहीं दे रहे हैं, तो बस आप समझो कि आपको एक जॉब तो मिल जाएगी लेकिन उसके बाद में आप उसके किसी काम के नहीं होंगे, तो आप आगे मार्केट में कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को हमेशा से ध्यान में रखिएगा कि अब वी आर लर्निंग फॉर आवरसेल्व्स, ठीक है, हमें किसी का प्रेशर इसके लिए नहीं चाहिए होता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट बेटा, और अच्छे से पढ़ाई करो। अभी मैं नए वीडियोस जो है चैप्टर 1 से लेके आऊंगा आपके लिए। पहले भी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फुल वीडियो 1-2 घंटे से ऊपर का डाला हुआ है, लेकिन अब मैं चैप्टर वाइज छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, जिससे कि आपको डेप्थ में सारे चैप्टर्स जो हैं वो समझ में आए। छोटे छोटे वीडियोस रखूंगा सो दैट आपका मन करे उनको पढ़ने का और आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। राइट, ऑल द बेस्ट बेटा। और हाँ, जाते जाते इतना भी बोल देता हूँ कि अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है, और शेयर कीजिएगा और दोस्तों के बीच में, सो दैट अच्छा कंटेंट उनको भी देखने को मिले और मुझे मोटिवेशन मिले नया अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने के लिए, ठीक है। ऑल राइट।